हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। चैप्टर नंबर 2, क्लास 9 इज बेटर अराउंड अस प्योर। तो आज तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने कुछ बातें पढ़ी हैं। क्या बातें पढ़ी हैं भाई? सबसे पहले लेक्चर में हमने जो सबसे पहली बात पढ़ी वो पढ़ी थी कि मैटर किसे कहते हैं। फिर हमने ये जाना था प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं। फिर प्योर की डेफिनेशन पढ़ी थी प्योर सब्सटेंस की, और कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि किसको हम प्योर कहेंगे, किसको हम प्योर नहीं कहेंगे। फिर ऐसे आ गया था मिक्सचर के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा, कुछ एग्जांपल्स पढ़े होमोजीनस और हेटेरोजीनस के। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे एक होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हैं जिसके अंदर हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डाउट्स थे बच्चों के कि सर आपने एयर को हेटेरोजीनस बताया है जबकि एनसीईआरटी एयर को होमोजीनस बताती है। तो उसका डाउट भी आज की क्लास में हम क्लियर करेंगे, आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। तो चलो बच्चों, बिना टाइम स्टार्ट करे करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है विपुल शर्मा और आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में, है ना, कॉपीड। चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या है सॉल्यूशन की? तो सॉल्यूशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखो बच्चों, आपको डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी। डेफिनेशन आपको समझ में आती है अलग बात है, डेफिनेशन याद करना अलग बात है। तो डेफिनेशंस आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि छोटी छोटी चीजें आप स्किप कर जाते हो समझने में, या फिर आप एग्जाम में उन बातों को लिख नहीं पाते हो, तो जिससे डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाती है। डेफिनेशन याद करके एग्जाम में लिख करके आना, पूरे नंबर चाहिए। तो बाकी समझने के लिए तो हम बैठे ही हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं भाई। सॉल्यूशन किसे कहते हैं? बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है। इट इज अ homogeneous mixture of two or more than two टू लिखना है मेरे को, मोर देन टू हो जाती है, टू सब्सटेंसेस, मोर देन टू सब्सटेंसेस। होमोजेनस मिक्सचर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर बोलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको पहले पता हो, इस डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या होमोजीनस किसे कहा जाता है। तो पहले हम इस होमोजीनस को समझते हैं जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में समझा। होमोजीनस का मतलब था एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर हर जगह कंसंट्रेशन क्या होती है? बराबर होती है, उसे होमोजीनस कहते हैं। और होमोजीनस मिक्सचर का ही दूसरा नाम है सॉल्यूशन। जैसे आपका स्कूल का नाम अलग है और घर का नाम अलग है। घर का नाम रखा जाता है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके। कोई घर में छोटा है तो उसका नाम छोटा रख दिया जाता है, कोई घर में बड़ा है तो उसका नाम उसके फीचर्स को देख करके, उसके रंग को देख करके रख दिया जाता है। ऐसे ही हमने होमोजीनस मिक्सचर का नाम सॉल्यूशन रख दिया बस, ठीक है। तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं? होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल्स जरूरी है बेटा। सबसे पहले एग्जांपल है, आप ले सकते हो शुगर सॉल्यूशन। हम बार बार एक ही एग्जांपल्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा एनसीईआरटी के अंदर यही एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसके अलावा तुम अपने आसपास जितने मर्जी एग्जांपल्स देख सकते हो। एग्जांपल्स साइंस के अंदर खत्म नहीं हो सकते। साइंस है ही, हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही हैं उनको एक्सप्लेन करने को ही हम साइंस कहते हैं। जो भी चीज हमें दिखी उनको हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसी को साइंस है। तो हमारे आसपास हर चीज में आपको सॉल्यूशन दिख जाएगा अगर सॉल्यूशन होगा तो। लेकिन हमें कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स लेकर के उन्हें करना है, तो शुगर सॉल्यूशन इसका अच्छा एग्जांपल है। और एनसीईआरटी एक एग्जांपल लिखती है लेमनेड। एक सेकंड, लेमनेड शिकंजी भाई। अगर आप शिकंजी पीते हो तो मैंने याद है क्या बताया था आपको होमोजीनस के अंदर? होमोजीनस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने पहली सिप भरी और लास्ट की सिप भरी, सब में टेस्ट बराबर आ रहा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? होमोजीनस बोल देते हैं। तो शिकंजी का पहले सिप ले हो चाहे लास्ट की सिप ले हो, चाशनी की पहली सिप ले हो चाहे लास्ट की सिप ले हो, उसे होमोजीनस बोलते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है बेटा एयर।
एयर क्यों कंट्रोवर्शियल एग्जांपल है? तो पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एयर को हेट्रोजीनस बताया था, उसका रीजन बताऊंगा। फिर आज की क्लास में एयर को होमोजीनस मिक्सचर क्यों बोलता है उसका एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है? तो चलो भाई एक एक करके पहले लास्ट लेक्चर का देखते हैं। एयर इज हेट्रोजीनस, एयर हमारी हेट्रोजीनस है और एयर इज होमोजीनस। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है? इसी चीज में तो आराम से तसल्ली से बैठ जाओ और समझना स्टार्ट करो एयर क्यों हेट्रोजीनस है और एयर क्यों होमोजीनस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हेट्रोजीनस, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में बताया। क्या बताया था मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे आप यहाँ पर खड़े हो, ये सुंदर से आप हो, आप भाई आपके आसपास, आप मान लो दिल्ली में रहते हो, तो दिल्ली में आपके आसपास बहुत सारा पोल्यूशन है, बहुत सारा, ठीक है? कोई बच्चा रहता है हरियाणा में, वो खुश है थोड़ा सा ज्यादा आपसे, ठीक है? थोड़ा सा मोटा भी है दिल्ली से, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कुछ वो नहीं होता। हाँ, तो भाई जो कोई हरियाणा में बच्चा बैठा हुआ है उसे कंपैरेटिवली पोल्यूशन कम मिलता है, दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में पोल्यूशन कम है। तो हरियाणा में पोल्यूशन कम है तो उसके लिए हवा की कॉम्पोजिशन, एयर की कॉम्पोजिशन अलग है, आपके लिए एयर की कॉम्पोजिशन अलग है। आपके लिए एयर क्या मतलब पोल्यूशन बहुत सारा है, और जो हरियाणा में बैठा है उसका मतलब कि पोल्यूशन बहुत सारा नहीं है। तो एयर हेट्रोजीनस ही तो है, कहीं पर पोल्यूशन ज्यादा, कहीं पर पोल्यूशन कम, ठीक है? तो एयर हेट्रोजीनस किसके रिस्पेक्ट में है? तो आप कहोगे सर एयर हेट्रोजीनस है पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है? एयर होमोजीनस क्यों है? एयर होमोजीनस का एग्जांपल क्या है? भाई एयर जो है, अगर मैं पोल्यूशन को हटा दूं, मैं कुछ पार्टिकल्स को हटा करके बात करूं, मैं पूरे एज अ एयर की बात करूं, तो एयर हर जगह, अगर आप चाहे हिंदुस्तान की एयर निकाल लो, चाहे आप श्रीलंका की एयर निकाल लो, चाहे आप और किसी देश की निकाल लो, है ना? और बाकी पड़ोसी देशों में तो बारूद ज्यादा है, मतलब बहुत सारी बना है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? तो हर जगह की अगर आप एयर निकालोगे तो कॉम्पोजिशन लगभग लगभग सेम मिलती है आपको। ऑक्सीजन आपको 20-21% के आसपास ही मिलती है, नाइट्रोजन आपको 70-75% के आसपास, 70-75% के आसपास ही मिलती है। तो कहने का मतलब है एयर हमारी होमोजीनस है किसके रिस्पेक्ट में? अगर मैं एज अ एयर एज अ होल ले रहा हूँ, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं ले रहा, और अगर मैं पोल्यूशन के पार्टिकल्स की बात करता हूँ या फिर और किसी पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो एयर हेट्रोजीनस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप भाई सर्दियों का टाइम है, अगर आप कहीं पर हाथ सेक रहे हो तो वहां से धुआं ज्यादा उठ रहा है, तो आपके आसपास की एयर अलग है और 2-4 गली छोड़ करके उसके लिए एयर अलग है। तो अगर मैं कुछ चीजों को छोड़ दूं तो एयर एज अ होल होमोजीनस है, लेकिन अगर मैं कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बात में, पोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो एयर हेट्रोजीनस है। तो अगर भाई एग्जाम में आता है कि एयर होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है, क्वेश्चन, एयर इज होमोजीनस और हेट्रोजीनस, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, क्योंकि सर एनसीईआरटी कहती है कि एयर जो होगी वो होमोजीनस होगी, तो हमें भी एयर को होमोजीनस ही लिख करके आना है। समझ में आ रही है बात? एयर का जो एग्जांपल है वो एनसीईआरटी ने सॉल्यूशन के अंदर दिया है जो हम पढ़ रहे हैं, और जो सॉल्यूशन है बेटा उसकी डेफिनेशन क्या है? ये होमोजीनस मिक्सचर है। तो एयर का एग्जांपल हम होमोजीनस यानी सॉल्यूशन के अंदर लेंगे तो एयर भी हमारी क्या आएगी? सॉल्यूशन के अंदर ही आती है। क्लियर है मेरी बात? समझ में? रीजन दिया है मैंने आप लोगों को। अगर आप इसका आंसर गूगल करोगे कि एयर होमोजीनस है हेट्रोजीनस है, तो गूगल कहेगा एयर होमोजीनस होती है लेकिन समटाइम्स एयर हेट्रोजीनस भी हो सकती है। तो गूगल भी बटा हुआ है। अगर आपको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अपना दिमाग लगाओ, बुद्धि लगाओ, पेपर में लिख करके आने के लिए होमोजीनस है, समझने के लिए भी एयर होमोजीनस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप फैक्ट्स के ऊपर बात करोगे, अगर आप थोड़ा सा और साइंस के अंदर इंटरेस्ट लेके बात करोगे तो आप सोचोगे, आपके दिमाग में आएगा सर एयर हर जगह के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए एयर को हम हेट्रोजीनस भी मान सकते हैं। हम दोनों बातों को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आंसर क्योंकि एक ही रहता है
तो एयर आपका होमोजीनस हो जाता है। समझ में आ गई? और क्या एग्जांपल हो सकते हैं सर? और एग्जांपल बताओ कोई। चलो एयर तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था लेकिन हो गया, चलो समझ में आ गया। सोडा वाटर है ना, सोडा का नाम आपने सुना होगा जरूर। सोडा वाटर क्या होता है भाई? सोडा वाटर का मतलब है ऐसा वाटर, ऐसा वाटर, एक सेकंड ये क्या हो गया? हाँ, वाटर जो है उसके अंदर अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मिला दूंगा तो इसी को हम बोलते हैं सोडा वाटर। कार्बोनेटेड वाटर ही हमारा सोडा वाटर है। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? है ना, सोडा जिसके अंदर वो बबल्स बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हो सकता है सर? और एग्जांपल हो सकता है एलोय। एलोय हो सकता है आप लोग 9th क्लास में ये वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तो आपको एलोय का मतलब पता हो, पर हो सकता है कि आपने 9th से पहले भी क्लासेस पढ़ी हो उसमें भी एलोय पढ़ा हो। लेकिन बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि आपने इससे पहले एलोय के बारे में कभी सुना ही ना हो। तो आओ अब हम पढ़ते हैं एलोय के बारे में, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है बेटा। चलो तो एलोय के बारे में जल्दी से पढ़ते हैं। एलोय किसे कहते हैं? एलोय इज द मिक्सचर ऑफ, एलोय भी एक मिक्सचर होता है, सॉरी एलोय क्योंकि होमोजीनस होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलोय इज द होमोजीनस, एलोय इज द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर हो सकता है? कंडीशन नंबर 1 मेटल्स प्लस मेटल का, मेटल प्लस मेटल का। दूसरा क्या हो सकता है? मेटल प्लस नॉन मेटल का, मेटल प्लस नॉन मेटल का। और तीसरा, तीसरा कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको एलोय बनाना है, अगर आपको एलोय बनाना है तो कम से कम नहीं तो एक मेटल आपको रिक्वायर्ड है। एक मेटल और दूसरा मेटल हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो नॉन मेटल के साथ मिला करके मेटल को होमोजेनस मिक्सचर तैयार करो, वही आपका एलोय है। जैसे कि हमारा एग्जांपल एनसीईआरटी देती है ब्रास। यहाँ पर आपका होमवर्क है, होमवर्क आपको घर पे पता करना है कि ब्रास क्या होता है। आराम से सोच रहे हैं इसके बारे में, हिंदी में क्या कहते हैं इसके, कुछ जरूर आपके पास घरों में बर्तन होंगे ब्रास के, तो आप ब्रास के बारे में अपने घर पे पता करेंगे और देखेंगे कि एलोय एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ब्रास जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर के बनता है, कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर भी एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है। कॉपर होता है 30% और जिंक होता है 70%। मतलब अगर मैं 100 ग्राम ब्रास लेकर के आता हूं दुकान से, 100 ग्राम का कोई बर्तन लेके आता हूं ब्रास का, तो उसके अंदर मेरे को 30 ग्राम कॉपर मिलेगा और 70 ग्राम मेरे को क्या मिलेगा? जिंक मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस परसेंटेज का मतलब होता है ये 100 ग्राम लेके आऊंगा तो उसमें इतना और इतना परसेंट कॉपर और जिंक होगा। एलोय का मतलब समझ में आया? जैसे आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल है ना, पहला मिलता है गोल्ड मेडल जो फर्स्ट आता है, सेकंड मिलता है सिल्वर मेडल, थर्ड मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। अब ब्रॉन्ज तो कोई मेटल नहीं है ना भाई। गोल्ड का सबको पता है एक मेटल है, सिल्वर का सबको पता है मेटल है, कॉपर का सबको पता है मेटल है, जिंक का हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, आई डोंट नो, लेकिन जिंक भी एक क्या होता है? मेटल होता है। लेकिन ब्रॉन्ज नाम का कोई मेटल नहीं होता। फिर जो ब्रॉन्ज है लेकिन वो प्रॉपर्टी मेटल्स वाली शो करता है। इस चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे भी कि ब्रॉन्ज मेटल, जो मेटल होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ब्रॉन्ज एक मेटेलिक बिहेवियर शो करता है और इट इज अ एलॉय। समझ गए? क्लियर है? पक्का? चलें आगे। तो चलो भाई, एग्जांपल्स हमने बहुत पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सो आज से हमने पढ़ा था, आज की क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एग्जांपल हो गए शुगर सॉल्यूशन और आपका सॉल्ट सॉल्यूशन, लेमनेड, एयर, सोडा वाटर, एलोय, सबके हमने एग्जांपल देख लिए। आगे कुछ अब सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। इनको आपको कर लेना है बेटा अच्छे से याद, क्योंकि यही आएंगे आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहले ही बता दूं, बाद में मत बोलना कि बताया नहीं था, इंपॉर्टेंट। सबसे पहली सॉल्यूशन, एक सेकंड कलर चेंज कर लो, आप लोग कहोगे तो कलर चेंज कर लूंगा। सर हम कैसे कह सकते हैं, आप तो ऑफलाइन वीडियो बनाते हो, कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, पेन चेंज कर लो सर, मत करो। हाँ, तो सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनता है बेटा? दो चीजों से मिलकर के बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब ये सोल्यूट क्या होता है, सोल्वेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी आएंगे, हम चर्चा करेंगे। पहले एक जगह सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं और सारी प्रॉपर्टी को फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, बट पूरा सॉल्यूशन अभी खत्म करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है सॉल्यूशन की? सर सॉल्यूशन है तो होमोजीनस होगा, होमोजीनस मिक्सचर होगा, बहुत बढ़िया। तीसरी प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स, particles of the solution cannot be seen by naked eyes। हम सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। तीसरा, ओ सॉरी चौथा होगा ना, हाँ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है भाई? चौथी प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी है लाइट पाथ इज नॉट विजिबल। अगर मैं सॉल्यूशन के अंदर से कोई लाइट पास करूंगा तो मेरे को लाइट अंदर से जाती हुई नहीं दिखाई देगी। सर लाइट फिर कहां से जाती हुई दिखाई देती है? करोगे पक्का? घर में एक्सपेरिमेंट करोगे? आज के आज आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है घर पे, है ना? पिटोगे विटोगे नहीं, बस सिंपल सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, ज्यादा तो कुछ मैं बोलता भी नहीं, एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी होमवर्क है। एक सेकंड में अच्छे पेन से लिख दूं, फिर इसे होमवर्क है ना आपका, तो होमवर्क तो अच्छे पेन से लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं हम होमवर्क। होमवर्क है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट है? आपको दो कांच के गिलास लेने हैं। ओए गंदा नहीं सोचना, दो कांच के गिलास लेने हैं। अभी 9th क्लास में हो तो हाँ, इसके अंदर हमने कुछ लिक्विड भरना है, मतलब पानी भरना है, इसके अंदर भी पानी भरना है। दो कांच के गिलास लिए, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा पानी भर दिया। इसके अंदर आपको ऐड करना है थोड़ा सा, बिल्कुल जरा सा नमक, NaCl, मतलब इतना नमक ऐड करना है कि वो अच्छे से उस पानी में घुल जाए। और थोड़ा सा ऐड करना है मिल्क, मिल्क भी उतना ही ऐड करना है जितना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद एक टॉर्च आती है, सबके घरों में होती है टॉर्च, जिसकी एक पतली सी बीम जा रही हो, है ना? ज्यादा मतलब ऐसे फैलने वाली टॉर्च मत लेना, जिसके अंदर पतली सी बीम हो, उसे यहाँ से पास करवाना और ऑब्जर्व करना क्या पता चलेगा। थोड़ी देर में तो मैं आपको बता ही दूंगा कि क्या पता चलेगा, लेकिन फिर भी आप ऑब्जर्व करना कि आपको क्या दिखाई देता है, कैसा आपको लगता है। पहले बता दूं, पक्का करोगे ना? ट्राई करना, बता देता हूं मैं अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है? पांचवा, और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है भाई सॉल्यूशन की? सॉल्यूशन की हमने बहुत सारी हमने प्रॉपर्टी देख ली। एक और है, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, particle of solution did not settle down when left undisturbed। ठीक है बेटा, चलो ये 5 प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की जो आपको याद करनी है बेटा। एग्जाम में आए अगर कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो इन 5 प्रॉपर्टी को एज इट इज छाप करके आ जाना, बढ़िया नंबर मिलेंगे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर याद करने की बात नहीं करते हैं, हम एक एक पॉइंट को समझने की बात करते हैं। तो जल्दी से 4-5 स्लाइड ऐड कर लेते हैं और आपको एक एक करके समझाते हैं। चलो, सबसे पहली प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस वाली बात को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, solution is equal to solute plus solvent। ठीक है, जल्दी से करें एक्सप्लेन बेटा। चलो अब बात करते हैं एक एक की जल्दी से। सोल्यूट किसे बोलते हैं? सोल्यूट होता है जो लेसर क्वांटिटी में होता है, जो लेसर क्वांटिटी में होता है उसे सोल्यूट बोलते हैं। और सोलवेंट किसे बोलते हैं? जो लार्जर क्वांटिटी में होता है
उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सर बहुत कंफ्यूजन होती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर, है ना, ये कम क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी में हमें कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है, तो कोई और तरीका है क्या इसको करने का? तो एक्चुअल सॉल्यूट की डेफिनेशन ये होती नहीं। कौन सी डेफिनेशन ये होती कि जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा ये सॉल्वेंट है। ये समझने के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक्चुअल कॉन्सेप्चुअली ठीक नहीं है। सॉल्यूट किसे बोलते हैं बेटा? जो किसी इसे कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ फिर इंग्लिश में लिखेंगे। जो किसी दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो जाएगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे। सर फिर सॉल्वेंट किसे बोलेंगे? जिसमें आकर के कोई सब्सटेंस मिक्स हो जाएगा उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जिसमें कोई चीज डिसॉल्व हो रही है उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और जो चीज डिसॉल्व हो रही है उसे सॉल्यूट बोलेंगे, है ना। देखो एग्जांपल लेते हैं जल्दी से। मेरे पास अगेन एक बर्तन लिया मैंने, कांच का गिलास लेते हैं हम, अच्छे वाला, जिसमें आर पार हमें दिखाई दे, गंदा वाला नहीं लेना, अच्छे वाला लेना है। इसके अंदर मैंने क्या करा, पानी भर दिया यहां तक, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, NaCl। तो डिसॉल्व कौन हुआ है उसको हम बोलेंगे, आप कहोगे सर डिसॉल्व हुआ है NaCl, तो जो भी डिसॉल्व हुआ वो क्या है, हमारा सॉल्यूट है सर। और डिसॉल्व हुआ किसमें है सर? वाटर के अंदर। तो वाटर मेरा क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। समझ में आया सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जो किसी चीज में जाके डिसॉल्व हो जाएगा उसे सॉल्यूट बोलेंगे, और जिसमें कोई चीज आके डिसॉल्व हो जाएगी वो सॉल्वेंट होती है। आप कहोगे सर फिर तो पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा। मैंने कहा नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा ही सॉल्वेंट होगा, पानी भी हो सकता है। सोचो आप, मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने लिया कोई अच्छा सा एग्जांपल, हाँ हम लेते हैं एग्जांपल कोई मान लो आपने पानी को आटे में मिक्स कर दिया है सर, पानी को आटे में, हाँ आटा आपने बहुत सारी क्वांटिटी में लिया था, उसमें से उसमें उसके ऊपर आपने थोड़ा सा पानी मिलाया और थोड़ा सा पानी सारे आटे के अंदर अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पानी अब क्या है, डिसॉल्व हुआ है। पानी किस में जाके मिला है? आटे में। तो आटा मेरा सोलवेंट हो गया और जो डिसॉल्व हुआ है वो मेरा सोल्यूट है। डिसॉल्व कौन हुआ है? पानी। वैसे ऐसे बिल्कुल हटके एग्जांपल कम ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल बहुत सिंपल है, तो ज्यादा आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात है। सोल्यूट किसे बोलते हैं? देखो आ गया याद। सोल्यूट किसे बोलते हैं? विच गेट्स डिसॉल्व, जो डिसॉल्व हो जाएगा उसे सोल्यूट बोलेंगे। विच डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस जो अपने अंदर, इन विच अदर सब्सटेंसेस गेट्स डिसॉल्व, उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। इसे अच्छी डेफिनेशन इंग्लिश अच्छी लिख ले, आप लोगों के ऊपर है भाई सारी बातें। चलो, इन विच सब्सटेंस गेट्स डिसॉल्व, जिसके अंदर कोई सब्सटेंस आकर के डिसॉल्व हो जाएगा उसे सॉल्वेंट बोलेंगे, और सॉल्यूट किसे बोलेंगे? जो कि डिसॉल्व होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया। सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। होमोजेनस मिक्सचर को हम बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जो होमोजेनस मिक्सचर होता है। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तीसरा पॉइंट, अब हम देखते हैं कि पार्टिकल्स को, एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरा लैपटॉप लग रहा है हैंग कर रहा है, ऐसे अच्छी बात नहीं है वैसे तो ये, हाँ ठीक है। देखो मान लेते हैं ये हमारी आंखें हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आराम से बैठ के तसल्ली से सुनो भाई, बढ़िया मजा आएगा, सॉल्यूशन पूरा क्लियर होके जाएगा एक वीडियो के अंदर। ये हमारी आंखें हैं, इसे बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, सारी चीजें हमारे आसपास जो भी हैं सारी बड़ी बड़ी चीजें सब दिखाई देती हैं। सोचो ये कितनी छोटी चीजें देख सकती है,
मतलब कोई तो ऐसी हमारी आंखों की वो कैपेबिलिटी होगी कि यार इससे बड़ी चीज होगी तो वो हमें दिखाई देगी, इससे छोटी चीज हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती। तो बिल्कुल अगर कोई सब्सटेंस 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो हमें वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है। अगर कोई सब्सटेंस 1000 नैनोमीटर से बड़ा तो हमें दिखाई दे जाएगा। सर ये 1000 नैनोमीटर क्या होता है? मैंने कहा चलो पहले नैनोमीटर को समझते हैं। नैनोमीटर कितना होता है? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने मीटर को 1 नैनोमीटर बोला जाता है। कितना छोटा हो गया? अरे बहुत छोटा हो गया। 1 मीटर का थ्रेड लो, उसके कितने टुकड़े कर दो? 10 की पावर 9 टुकड़े कर दो। मतलब 10 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने टुकड़े कर दोगे तो वो जो एक टुकड़ा होगा उसे हम नैनोमीटर कहते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, इसे कितना काउंट करके है बता देना मेरे को, है ना, 3 2 2 करके ऐसे कितना है नंबर ये बताऊं? बिलियन। 1 बिलियन टुकड़े कर दोगे आप तो जो एक टुकड़ा होगा उसको हम कहते हैं बेटा क्या? 1 नैनोमीटर। तो हमारे पास अगर किसी सब्सटेंस का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो वो हमें आंखों से दिखाई देगा। अगर हमारा उसका साइज 1000 नैनोमीटर से कम होगा तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर किसी सब्सटेंस का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो फिर वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा, लाइट स्कैटर नहीं करेगा। आप कहोगे सर अब बहुत हो रहा है, लाइट स्कैटरिंग क्या होती है ना? लाइट स्कैटरिंग क्या है भाई? देखो आराम से समझना, लाइट स्कैटरिंग किसे बोलते हैं। ये एक छोटा सा पार्टिकल है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ज्यादा बड़ा पार्टिकल नहीं है, छोटा सा पार्टिकल है। इसके ऊपर लाइट आएगी, टकराएगी और फैल जाएगी। लाइट आएगी और चारों तरफ फैल जाएगी। इसे बोलते हैं लाइट को स्कैटर कर देना, लाइट को फैला देना। अगर ये पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा, शायद आपको दिख रहा होगा, अगर आपने अच्छी क्वालिटी में वीडियो देख रहे हो तो आपको ये दिख रहा होगा, और अगर आप बेकार क्वालिटी में देख रहे हो तो नहीं दिख रहा होगा। चलो मैं थोड़ा सा इसे और बना, अब दिख रहा है। ये जो पार्टिकल है ये इतना छोटा है कि इस पे लाइट आ रही है और इसके मतलब कि थोड़ा सा अपना रास्ता बदल के आगे निकल जा रही है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा बेटा, लाइट को फैलाएगा ही नहीं, लाइट उसके ऊपर से होकर के चली जाएगी। वो इतना छोटा है कि लाइट उसके ऊपर से होकर चली जाएगी। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो लाइट को वो स्कैटर कर देगा। तो 2 बातें निकल के आई भाई, जल्दी से, एक सेकेंड, हाँ 2 बातें निकल के आई। अगर किसी पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, क्या वो मेरे को दिखाई देगा? सर दिखाई देने के लिए तो 1000 नैनोमीटर चाहिए, तो मेरे को दिखाई नहीं देगा। क्या वो लाइट को स्कैटर करेगा? सर अगर 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो वो बहुत छोटा पार्टिकल हो जाता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, इन चीजों को याद रखना बेटा, काम आएंगी तुम्हारे, अभी काम आएंगे, अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा टॉपिक। अगर किसी का पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है लेकिन 1000 नैनोमीटर से छोटा है, मतलब 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, क्या वो मेरे को दिखाई देगा? आप कहोगे सर 1000 नैनोमीटर से ऊपर का दिखाई देता है, यानी कि मेरे को दिखाई नहीं देगा। क्या वो लाइट को स्कैटर करेगा? सर जिस पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है वो लाइट को स्कैटर करता है। बहुत बढ़िया। जिस पार्टिकल का साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होगा, 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा, क्या वो मेरे को दिखाई देगा? हाँ सर बिल्कुल दिखाई देगा, वो तो बड़ा पार्टिकल हो गया, दिखाई देगा। क्या वो लाइट को स्कैटर करेगा? बिल्कुल सर लाइट को स्कैटर करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है। बस ये वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको वो प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है। अब देखो इसका यूज करते हैं हम। क्या लिखा था? सॉल्यूशन के अंदर लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, ये लिखा था। सॉल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता, इसका मतलब है
अगर आपने वो जो नमक वाला पानी लिया था, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया था, यहां से आप लाइट भेज रहे हो तो आपको यहां पर लाइट दिखाई देगी, लेकिन अंदर लाइट नहीं दिखाई देगी। क्यों सर, क्यों दिखाई नहीं देगी? क्योंकि अंदर जो पार्टिकल का साइज है, अब सुन लो भाई, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, सोल्यूट पार्टिकल, अब आपको कॉन्सेप्चुअली क्लियर है, जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है तो वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। लाइट को स्कैटर नहीं करते तो यहाँ पे जो पार्टिकल है उससे लाइट ऊपर से चली जाएगी, उसके यहाँ पर लाइट आएगी, उसके ऊपर से चली जाएगी, इससे टकरा करके मेरी आंखों में नहीं जाएगी। अगर इससे टकरा करके मेरी आंखों में नहीं गई तो मेरे को अंदर कौन सा पार्टिकल है मेरे को बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, और जो अंदर लाइट होगी उसका मेरे को रास्ता नजर नहीं आएगा। यही लिखी थी भाई प्रॉपर्टी, देखो, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन डिड नॉट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन कांट बी सीन बाय नेकेड आइज। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। लाइट का रास्ता विजिबल नहीं होता, समझ गए ना? ये तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, लाइट का रास्ता हमें विजिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं करते। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डिड नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। इसका मतलब है अगर मैंने NaCl का दोबारा से ग्लास लिया कांच का, इसमें थोड़े से NaCl या शुगर सॉल्यूशन मिलाया, इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर दिया, तो आप 1 घंटे के बाद आकर के देखोगे ऐसा नहीं होगा नमक नीचे बैठ गया, नमक आपको ऊपर ही तैरता हुआ दिखाई देगा। तो आप कहोगे सर ये तो हमेशा होता है। मैंने कहा ये हमेशा नहीं होता। कैसे? अगर आपने पानी का गिलास लिया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी, अच्छे से मिला दी मिट्टी हर जगह चारों तरफ, अभी तो थोड़ी देर के लिए इक्वली मिली हुई है, लेकिन अगर 1 घंटे के बाद आओगे तो आपको मिट्टी नीचे बैठी हुई नजर आएगी। यकीन ना हो मेरी बात का तो अपने घर पे जो टंकी रखी है ना छत पे, जाके देखो, सबसे नीचे ना मिट्टी जमी पाएगी उसमें, क्योंकि हम टंकी को बहुत ज्यादा छेड़ते नहीं है, तो वो मिट्टी जो पूरे में घूम रही होती है, जो आई है पानी के साथ में, वो धीरे धीरे क्या होती है, नीचे जाकर के बैठ जाती है। समझ में आया? तो ये था बेटा हमारा सॉल्यूशन, छोटा सा टॉपिक। एक बार जल्दी से पढ़ लें भाई, टाइम वैसे हमारा आधा घंटा हो चुका है, लेकिन फिर भी भाई हर एक पूरे सॉल्यूशन के एस्पेक्ट को कराना जरूरी था। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, जहां भी चीजें आपको हर जगह अच्छे से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, हर जगह टेस्ट सेम आए तो उसे होमोजेनियस कहते हैं। शुगर का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, लेमनेड, शिकंजी मतलब एयर, सोडा वाटर, एलॉय, ये सब क्या होते हैं आपके होमोजेनियस सॉल्यूशन के एग्जांपल है। एयर हेट्रोजीनस भी होती है, एयर होमोजेनियस भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किन चीजों को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको होमोजेनियस ही लिख करके आना है। उसके बाद एलॉय की बात करी थी, एलॉय भी एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या तो 2 मेटल्स को मिला दो या फिर 1 मेटल 1 नॉन मेटल को। ऐसा मत करना कि 2 नॉन मेटल को मिलाने से आपका एलॉय बनेगा, 1 मेटल होना जरूरी है। होमवर्क दिया था मैंने ब्रास का, अपने घर पे पूछना ब्रास किसे कहते हैं, या फिर ब्रास को देखने की कोशिश करना, अपनी मम्मी को या पापा को बोलना कि मेरे को ब्रास बर्तन दिखा दो, उसमें क्या क्या होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। 30% कॉपर और 70% जिंक होता है। फिर हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी सॉल्यूशन की, क्या क्या थी? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलता है, जो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूट, या फिर जो किसी चीज में जाके मिल जाता है वो सॉल्यूट होता है, और सॉल्वेंट जिसमें कोई चीज आके मिलती है वो सॉल्वेंट है। होमोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं पता ही है। सॉल्यूशन को हम अपनी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को यानी सॉल्यूट पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। लाइट का रास्ता हमें विजिबल नहीं होता, क्योंकि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। 1 नैनोमीटर से छोटी जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। और अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं, अगर आप उन्हें अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं करोगे, उसे छेड़ोगे नहीं, तो सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे नहीं बैठते। ठीक है, ये था बेटा सॉल्यूशन। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हो मेरे को। अच्छी लगी तो बहुत अच्छी, नहीं लगी तो आप खराब भी बता ही सकते हो मेरे को, है ना। चलो, तो आज की कक्षा देखने के लिए धन्यवाद।